ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जैसे सपोज दैट कि एक केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल, जैसे ये है N1A प्लस N2B गिव्स P प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक, ये एक रिएक्शन है। अब अगर हम इस रिएक्शन में गौर करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल या टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? आप बताओ, रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने मोल होंगे? तो ये दोनों N1 प्लस N2 हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट के टोटल नंबर हो गए कि इतने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर हम आपसे कहें कि इसके डेफिनेशन आप लिखना चाहें कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक मिनट, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा इंक गड़बड़ हो गई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन चलो हाँ लिखते हैं, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which involve in chemical reaction which involve in chemical reaction are called molecularity of reaction। अब बात समझिए, तो ये हो गई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी बेटा केमिकल रिएक्शन है उसमें कितने मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है? तो अब हम बात करें, जैसे किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मोल यानी 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा हो, 2 मोल इन्वॉल्व हो रहे हो या 3 मोल इन्वॉल्व हो रहे हो, तो हम कह सकते हैं इफ number of reactant molecule reactant in a reaction is 1,2 or 1,2 or 3, then अगर मान लिया 1 है या 2 है या फिर 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड, इनको जानते हो क्या कहेंगे? 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, 2 हैं तो बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इनको हम बोलेंगे रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो अगर मान लिए 1 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, 4 हैं, तो जितने रिएक्टेंट, अगर 1 रिएक्टेंट है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 हैं तो बाईमॉलिक्यूलर, 3 हैं तो ट्राईमॉलिक्यूलर, 4 हैं तो टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब चलो हम एग्जाम्पल इनके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स हम बेटा वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं। जिनके पास एनसीईआरटी की बुक है वो लोग अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को रख लें।
देखो एनसीईआरटी में पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाया फिर मॉलिक्युलरिटी, नहीं, पहले मॉलिक्युलरिटी समझो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझो, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कनेक्ट करेंगे, तभी पहले मॉलिक्युलरिटी पढ़िए फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग सीखेंगे क्या होती है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नंबर 1 है जैसे अमोनियम नाइट्राइट NO2, इसको बेटा जब हीट किया जाता है तो यहां से नाइट्रोजन निकलती है। क्या निकलती है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के प्रिपरेशन का एक मेथड भी है 2H2O, ये बन गया। अब आपसे कहें तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 है बेटा या नहीं है? अमोनियम नाइट्रेट का नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का बेटे कितने मॉलिक्यूल है? 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? जब एक होगा तो इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये तो है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर। कैसी है ये? यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, समझ में आई यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। यहां पर कितना है? 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। दूसरा अगर हम एग्जांपल इसका लिखना चाहें तो देखिए 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं या डिकम्पोज कराएं तो ये H2+I2 में डिकम्पोज हो जाती है। तो इसमें कितने 2 मोल ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये हो गए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे हम। 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल हो गए प्लस ऑक्सीजन के मोल हो गए, ये आपस में रिएक्ट कर जाएं तो दे देंगे 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल देंगे। अब आप बताइए रिएक्टेंट, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, नॉट द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो आपको जो भी देखना है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर देखना, इस तरफ देखना, इधर उधर से मतलब नहीं है तुम्हें प्रोडक्ट में क्या है। ठीक है, तो कितने हैं? 2 1 3, तो 3 है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरीके से ये हो गई रिएक्शंस। ठीक है, ये आप उम्मीद करते हैं आपको मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसकी मैक्सिमम कितनी मॉलिक्युलरिटी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 ही मानी जाती है, इससे ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं कहते हैं। और 3 मॉलिक्युलरिटी भी बहुत रेयर में होती है, 3 मॉलिक्युलरिटी भी बहुत रेयर में होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि मॉलिक्युलरिटी 3 बहुत रेयर में क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा काउंट की जाती है रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कही जाती हैं। तो इसीलिए जो मॉलिक्युलरिटी जनरल मेजर में मेजर की जाती है वो मैक्सिमम 3 मेजर की जाती है। If any chemical reactions shows more than 3 molecularity, they are included into the complex reactions. तो जब 3 से ज्यादा होगी तो उनको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आप इसके नीचे एक नोट चिपका लो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन समझ गए हैं। एक चीज और जान लो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं तो अगर कोई भी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा है, जैसे कि 4 7 6 ऐसे करके कोई रिएक्शन दी गई है, और आपसे जैसे कि अगर हम आपके सामने एक रिएक्शन लिख दें, एक मिनट, एक रिएक्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं और इस रिएक्शन में आपसे मॉलिक्युलरिटी को लेकर जैसे हम पूछे क्वेश्चन, लिखा है KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3H2SO4 gives ferric sulfate gives 3 mole of ferric sulfate, 3 mole of Fe2SO4 whole thrice plus KCl plus 3H2O। ये इक्वेशन आपके सामने दी गई है।
तो बेटा अगर हम आपसे पूछे जनरल वे में कि इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो आप लोग जनरल जो मेथड है उसके हिसाब से यही बोलेंगे कि इसकी 1 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 3, मतलब इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ मोल 10 मोल आ रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 हो गई। ठीक है, यही क्या हो गई, मॉलिक्युलरिटी हो गई, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वही क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है। तो हम आपको एक बात ये कंफर्म कर दें, ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ऊपर दी गई हो उनमें आप ये नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये बेटा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद आया कुछ ना, फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में ही पढ़े थे। स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर नोन एज द स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो ये स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं इनको सिर्फ आप सम कर देने से जनरल, यानी अगर 3 से ज्यादा है तब की बात कर रहा हूं, खाली सम कर देने से आपको मॉलिक्युलरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ऐसी रिएक्शंस आती हैं तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, ये बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो इनके जितने स्टेप आते जाएंगे और हर स्टेप में इनकी मॉलिक्युलरिटी भी डिफरेंट होती चली जाएगी, मॉलिक्युलरिटी चेंज होती चली जाएगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं मॉलिक्युलरिटी की, वो आप अलग याद कर लीजिएगा, ठीक है, साथ में ही इसकी लिख देते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिगार्डिंग द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये फैक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। फैक्ट इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये याद भी होना चाहिए, यहां से कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं बिटवीन द कभी कभी क्या डिफरेंस तो अक्सर पूछते हैं बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये फैक्ट आपको याद है, अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे, उसके भी फैक्ट बताएंगे, तो दोनों के फैक्ट अगर एक साथ रख दोगे तो डिफरेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिगार्डिंग द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी बेटा जो होती है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपके सामने रिएक्शन लिखी है, आप उसको पहचान लेंगे, ठीक है, कि कितने रिएक्शन में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जनरली इसको थ्योरेटिकली ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज द थ्योरेटिकल। एक होता है ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी उसको समझ पाते हैं, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है। और थ्योरेटिकल का मतलब जनरली रिएक्शन लिखी है, देखकर हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब अगली बात, क्या मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो हो सकती है? कभी भी जीरो मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है भाई? जीरो मॉलिक्युलरिटी है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज जीरो, और किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जीरो हो गए तो क्या वो रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब रिएक्टेंट होंगे, और रिएक्टेंट जीरो है तो रिएक्शन का कोई काम ही नहीं, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हम सीधे कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जीरो है तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यही बात इसी में, अब जीरो हो सकती है तो कभी भी जीरो नहीं होगी, ये होगी तो हमेशा होल नंबर में होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और कभी भी ये होल नंबर में होगी और पॉजिटिव इंटीजर में होगी, और कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, 1/2, 3/2, ये कंडीशन कभी नहीं होगी, होगी तो हमेशा होल नंबर में ही होगी, कभी भी फ्रैक्शन में मॉलिक्युलरिटी को मेजर नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ रिएक्शन होती हैं आपके सामने, जैसे कि आपके सामने रिएक्शन लिख दी जाती है कभी कभी कि ½ N2 + 3/2 H2, ठीक है, और गिव्स NH3, तो आपसे कहें कि इसकी हाफ मॉलिक्युलरिटी, तो ऐसी रिएक्शंस को पहले आप उनको होल नंबर में लेकर आओगे, फिर मॉलिक्युलरिटी की बात करोगे। तो इंटीजर में ऐसी रिएक्शंस के लिए नहीं, आप मॉलिक्युलरिटी को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक, ये याद रखिएगा। तो तभी अगला कॉन्सेप्ट इसका ये लिखा गया है कि इट इज ऑलवेज होल नंबर, तो ये हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर में होगी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, कभी भी निगेटिव में नहीं रहेगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं रहेगा, एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक।
और मॉलिक्युलरिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शन पर मीनिंगफुल है, मतलब जो सिंपल रिएक्शंस होंगी उन्हीं के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर नहीं। अगर मान लिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास दी भी गई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके इंडिविजुअल स्टेप पर काम कर सकती है, बाकी ये काम नहीं करेगी। तो आप लोग जनरली यही याद रखिए कि इट इज मीनिंगफुल फॉर द सिंपल रिएक्शंस, तो ये सिंपल रिएक्शन के लिए ही मीनिंगफुल होगी। अगली अगर मैं बात करूं तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, उनकी जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो हर स्टेप में, ईच एलिमेंट्री स्टेप में बी डिफरेंट, तो हर जो उसका एलिमेंट्री स्टेप है उसमें उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक, तो अब ये मॉलिक्युलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, आप इसे लिख लीजिएगा और हम अगले टॉपिक की ओर अब बढ़ते। तो बेटा आप अगली हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे बेटा आपके सामने एक हमने रिएक्शन लिखी है, ध्यान दीजिएगा, C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है। अब इसके मतलब अब हम चाहें तो इसके लिए एवरेज रेट की वही इक्वेशन लिखने, रेट लॉ अप्लाई करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इन पर हम रेट लॉ अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए बेटा आप क्या करिए, आप एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके लिए, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है, तो हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ C12H22O11 एक्टिव मास ऑफ H2O, ठीक है, इनकी पावर 1 1 हो जाएगी। यही तो होगी रेट लॉ एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं कि नहीं। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इसके लिए बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेट ऑफ रिएक्शन, जो ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी जो ये रेट है जो वो सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर और वाटर के कंसंट्रेशन पर, दोनों पर डिपेंड कर रही है। सुक्रोज और वाटर दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमें पता चला। तो अब एक बात आप लोग अपने दिमाग में ये सोचकर हमें बताइए कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा? मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे ये A प्लस B मिलकर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका रेट A के कंसंट्रेशन पर और B क्या दोनों पर डिपेंड करेगा? ये जरूरी है क्या दोनों पर डिपेंड करना, या ये जरूरी नहीं है? बस इतना आप बताओ कि इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट, मतलब इसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, इसको भी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, या इसी को बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर इसको पड़ेगा इसका नहीं पड़ेगा। किसका मतलब क्या होगा, किसके कहने का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या वो रिएक्टेंट के सभी जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? तो आपका उत्तर आएगा शायद हाँ सर, सब पर करता है, क्योंकि हमारा रेट लॉ ही यही कहता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट्स व्हाई वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिसाइडेड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट ईच एंड एवरी रिएक्टेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो ये जरूरी नहीं कि उस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी पर रिएक्शन रेट डिपेंड करे। हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों पर कर जाए, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी एक पर करे, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उन दोनों पर किसी पर ना डिपेंड करे। समझ रहे हो कि नहीं? वो किसी तीसरे फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कही जाएंगे? जैसे आपके लिए एक एग्जांपल देते हैं, आप समझिए। जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आइए और HCl आपको बनाना है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों?
जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन डायरेक्ट कांटेक्ट में आगे रिएक्शन हो ही नहीं रही, मतलब रिएक्शन ना तो इस पर डिपेंड कर रही ना इस पर डिपेंड कर रही। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती तो जैसे कांटेक्ट में लिया रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही थी। अब क्या किया, जब हमने इसको उठाकर सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हमने रखा रिएक्शन ये हो गई। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पर ना डिपेंड करके एक थर्ड फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो थर्ड फैक्टर है वो रिएक्शन रेट को डिसाइड कर रहा है। तो अब तो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये समझ लीजिएगा। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन सभी पर डिपेंड करे, वो किसी एक पर भी कर सकता है, किसी पर भी। जैसे ये इक्वेशन लिखी, इसका मतलब ये इस पर भी कर रहा है, इस पर। लेकिन एक्चुअली अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें, ये तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बनी है आपकी, ये बेटा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो आपने रेट लॉ से अप्लाई करके बनाई है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें, एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन रेट इस वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल देखें। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये कौन सी बला है, ये तो कतई नहीं समझ में आया। देखो समझो, घबराओ नहीं, बहुत आसान है, आराम से दिमाग में आ जाएगी। जैसे ऐसा होता है, आप एक पहले तो मेन जड़ पकड़ने की कोशिश करो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। अगर वो चीज दिमाग में आ जाएगी तो ये चीजें सब समझ में आएंगी, और रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का रेट ये जरूरी नहीं कि सब पर डिपेंड करे। ठीक है, सब पर डिपेंड करे, वो किसी एक पर भी डिपेंड कर सकता है। और देखो दोनों कंडीशन है, मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि सभी पर करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, सभी पर कर सकता है और किसी पर भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और किसी एक पर भी कर सकता है। ठीक, नहीं समझ में बात आई? तो एक चीज ये याद रखिएगा, इस चीज को बस दिमाग में रखिएगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, समझिए बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करते हैं, उन नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम डेफिनेशन अब लिखने जा रहे हैं, आप समझिए बात को। अभी एग्जांपल लिखेंगे, बात कतई क्लियर हो जाएगी, घबराइएगा बिल्कुल मत। तो अब समझिए, देखो इसकी हम दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक रेट लॉ से अप्लाई करेंगे और एक दूसरे पर अप्लाई करके थ्योरेटिकली लिखेंगे। तो हमने क्या कहा, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन समझो, the number of the reactant molecules which decide number of the reactant molecule in a chemical reaction whose concentration decide the rate of reaction, whose concentration decide the rate of reaction are called molecularity of reaction, are called order of reaction। एक ये बन गई, और करके एक और डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक, और करके अब हम एक और लिखने वाले हैं। समझिए, दोनों लिखना है, दोनों समझना है। लेट फॉर फॉलोइंग इक्वेशन,
इक्वेशन N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट P, ये प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। या हम ऐसे बोल रहे हैं, ये तो एक एक्सपेरिमेंटली हो गई, एक्सपेरिमेंटल बात। अब आप ऐसे लिख लो थ्योरेटिकली, ठीक है। अगर आपको बताना पड़े तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, यहां से। तो लेट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ये है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब हम इस पर बेटा रेट लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अप्लाई करने पर हम क्या देखते हैं कि dx अपॉन dt, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ A N1 एक्टिव मास ऑफ B N2, ये बन जाएगा। ये रेट लॉ अप्लाई किया हमने, ठीक। यही तो बनेगा, यही बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक, समझ गए। अब अगर यहां से समझिए बात, अगर क्या हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रेट A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन और ये रेट ऑफ रिएक्शन, अगर बेटा N1 प्लस N2 इन दोनों का सम 0 आ जाए, 0, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किसी के कंसंट्रेशन पर ये भी 0, ये भी 0, मतलब ना तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो जब अगर 0 हो जाए तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। इनको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे, अगर बेटा N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1 आ जाए, 1 का मतलब या तो ये 1 है या तो ये 1, ये दोनों हाफ हाफ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर बेटा N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 2 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना। तो अगर हम ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहां से अगर हम डिफाइन करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो यहां पर इसकी अगर हम यहां से बनाए एक नई मतलब डेफिनेशन बनाए तो क्या होगी? आप इसके नीचे लिख सकते हो द सम ऑफ, हेंस द सम ऑफ पावर्स of concentration, the sum of powers of concentration in concentration of a reactant, concentration of a reactant in rate law expression, in rate law expression is called order of reaction, is called order of reaction. The sum of powers of concentration of a reactants in rate law expression is called order of reaction. समझ गए? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक नई डेफिनेशन बन गई। तो एक तो आपने जनरल बात की, एक्सपेरिमेंटल, और ये, तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगर मान लिए जो पावर है वो 1 है, अगर जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन की पावर्स 1 हो रही हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, बट रेट ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकती। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके भी कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप समझ लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कैसी है? इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन लिखी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब इसके लिए अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएं dx अपॉन dt तो इज इक्वल टू k H2Cl2 ऐसे करके आएगा, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, दोनों को जोड़ दें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
मतलब ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के द्वारा तुमने निकाला है, जो कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप बताओगे, मतलब एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताओगे। और जब इसका एक्सपेरिमेंट होता है तो पता चलता है कि ना तो इस पर डिपेंड करता ना तो इस पर, तो दोनों का जीरो हो जाता है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आती। कैसे आती है अभी हम आगे बताएंगे आपको एक एक करके। अभी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर आपको पढ़ाएंगे, जीरो ऑर्डर पढ़ाएंगे, तब उसमें हम डिटेल में भी बात करेंगे। अभी आप इन चीजों को सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। अगला है, ये होल नंबर में भी हो सकती है, ठीक, 1 2 3 में हो सकती है, जीरो तो हो ही सकती है, अभी मैंने बताया, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2 3/2 ऐसे भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये सारा कुछ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में खेल है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करती है, ये हमें एक रिलेशन देती है बिटवीन रेट और कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। रेट और कंसंट्रेशन टर्म में एक रिलेशन प्रोवाइड कराती है कि हम क्या इंक्रीज करें क्या डिक्रीज करें जिससे रेट बढ़ेगी। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 0 0 है, तो हमें पता चल रहा है ये हम कितना भी बढ़ा दें कितना रिएक्शन नहीं होगी जब तक हम इसको सनलाइट की प्रेजेंट में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार का रिलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। अगली बात करें तो जो रिएक्शंस ऑर्डर जिनका 3 हो या इनसे ज्यादा हो 3 से, ठीक है, 3 हो या 3 से हायर हो, ऐसी रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। तो ये एक प्रकार से इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप नोट कर लेंगे। और बेटा एक चीज याद रखना, इतना लिखने के बाद अब आप लोगों का काम ये है कि 5 डिफरेंस आपको लिखने हैं बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो नीचे आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो सभी लोग, राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।